राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, मैं अमरेश उमर भाई से आप सभी का अपने नार के कोचिंग क्लासेज में एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन अंदाज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पे थंबनेल देख करके पता पा चुके हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ाने क्या वाला हूं, तो फिर भी मैं बताना चाहूंगा भाई, ग्रुप डी के 2026 में जो एग्जाम चल रहे हैं उसके 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में मैं बताने वाला हूं, जो कि भैया आप लोगों के एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भाई साइंस और जीके जीएस का मिश्रण आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई मैंने मैथ का क्लास आप लोगों को ऑलरेडी भाई उसका एक मैराथन के रूप में 2 से 3 घंटे का क्लास दे रखा है। वहां पे जाके आप पढ़िए, मैथ का भी फॉर्मेट आप लोगों को पता चल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैथ के भाई आपको रीजनिंग की क्लास भी दे रखा है। तो आई होप आप लोगों को भाई चीजें समझ में आएगी और इस क्लास को भाई अटेंड कीजिएगा लास्ट तक और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई बहुत शॉकिंग दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सच्ची में भाई ये क्वेश्चन बहुत शॉकिंग है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मे भी आपके क्वेश्चन में भाई 50 के 50 मैच कर जाए, हो सकता है भाई आ जाए, क्योंकि 250 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम्स में आते हैं अधिकतर। तो ऐसा मान के चलिए भाई 50 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 35 से 40 कह सकते हैं, आ सकता है इसमें से। तो प्लीज भाई बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत आपको ये क्लास खत्म होता हुआ नजर भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम लिंक भाई वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पीडीएफ मेरी मिल जाएगी और टोटली फ्री है भाई, 1 रुपए भी नहीं देना है आप लोगों को मुझे, मैं आप लोगों को फ्रीली चीजें देना चाहूंगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िएगा। बस आप लोग एग्जाम को क्लियर करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं आगे की ओर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फॉर्म में, और आई होप आपको मजा भी आए। तो स्टार्ट कर दूं मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सर स्टार्ट कीजिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 3 में आता है, उसको संविधान संशोधन के तहत भैया हम 42वें संशोधन में जोड़े थे। कब जोड़े थे संविधान में? 42वें संशोधन में जोड़े थे। तो ये याद रहना बहुत जरूरी, क्योंकि मौलिक अधिकार से भाई 2 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे आपके एग्जाम में, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। एक क्वेश्चन ये भी भाई उसमें शामिल है। पहले क्या पूछ सकता है भाई, किस संशोधन के द्वारा आप ये मौलिक कर्तव्य आया था, तो आप बताएंगे 42वें संशोधन द्वारा। और दूसरा पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आप लोग बताएंगे मौलिक कर्तव्य जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। कहां पे आता है? भाग 3। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रहना चाहिए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रहना चाहिए। कह रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? अब ये बता दो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट हो रहा है भाई, जो सभी का न्याय करता है, उसी को हम तो मानेंगे भाई संरक्षक, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल में किया गया था। कहां पे किया गया था? 280 के आर्टिकल में किए गए थे। भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अब ये बताना है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 324 में भारत के में निर्वाचन अर्थात चुनाव का उल्लेख किया गया है 324 आर्टिकल में, अनुच्छेद में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? अच्छा ये बताइए पंचायती क्या होता है? पहले देखते होंगे आपके गांव में पंचायत होते थे ना, तो पंचायत बैठती थी, वहां पे भाई जो पंचायती राज व्यवस्था का काम है, अर्थात आप कौन देखता है पंचायत का काम? भाई ग्राम प्रधान हमारा देखता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत बताया गया, किस आर्टिकल के संशोधन द्वारा आए थे? भाई 73वां, कौन से? 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? अब ये बता दो जो सिंध घाटी की सभ्यता है उसका प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह मेरे दोस्तों लोथल होता है। क्या होता है? लोथल होता है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप ये बता दीजिए इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोगों को बता देना है मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू
शुरू हुई थी। उसके बाद दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो आई होप सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होगा। तो भैया दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। और 1920 में क्या हुआ था ये भी बता देना चाहूंगा, असहयोग आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। उसके बाद मेरे दोस्त स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आई मीन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? तो आप लोगों को पता है मौसिनराम में। कहां पे? मौसिनराम में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? उपयोगी होता है कॉटन अर्थात कपास के लिए। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो आप ये बता दीजिए जो नर्मदा नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो आप लोगों को पता रहना चाहिए नर्मदा नदी भैया अरब सागर में गिरती है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जो भारत में हरित क्रांति थी सबसे अधिक उसका प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? आप लोगों को बताना है। तो आई मीन आप लोगों को पता होगा भाई गेहूं होता है। क्या भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था मेरे दोस्तों। प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 8 मीटर × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर भाई। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है मेरे मित्रों। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? P = VI आप लोगों को पता होगा। विद्युत शक्ति का फार्मूला P = VI होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत अपघटन? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करता विद्युत अपघटन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बिल्कुल काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आपका क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर। उसका निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा है जो निकट दृष्टि दोष होती है उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कह रहा है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? माध्यम के कण नहीं होते। बिल्कुल सही भाई, माध्यम के कण नहीं होते। बल्कि एसआई इकाई क्या है? न्यूटन होता है। बल्कि एसआई इकाई क्या होता है मेरे भाई? न्यूटन होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछना चाह रहा है मेरा ये क्वेश्चन एक बेहतरीन फॉर्म में, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई जूल होता है। कार्य की एसआई इकाई जूल होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान कितना है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। शुद्ध जल का पीएच मान सदैव 7 होता है, उदासीन होता है भैया 7 पे शुद्ध जल। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3। तो आई होप आप लोगों को पता होगा बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भैया ये होगा आपका, क्या होगा? CaSO4 मतलब हाफ पावर पे माइनस हाफ होगा। ठीक है। तो ये CaSO4 - हाफ जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फार्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा। आई होप आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा है। लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः क्या हो सके भाई? लोहे पर जंग जो है ऑक्सीजन और प्लस भाई आप लोगों को पता होना चाहिए नमी के कारण लगता है। किसके कारण? नमी के कारण। तो आई होप आप लोगों को पता होगा। तो ये तो पता है भाई। तो लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः क्या है? ऑक्सीजन और नमी। तो केवल ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, केवल ऑक्सीजन नहीं हो सकता। उसका बोल रहा है केवल जल बिल्कुल नहीं, जल भी नहीं केवल हो सकता। ऑक्सीजन और नमी, जी हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन और नमी, मैंने तो पहले बताया। एलपीजी गैस में मुख्यतः, एलपीजी गैस ही तो बोला जाता है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं भाई? आप लोग बताइए एलपीजी जो गैस होती है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अब आप लोग को बताना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता। प्रोपेन और ब्यूटेन बिल्कुल सही, प्रोपेन और ब्यूटेन हमारे एलपीजी गैस के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप लोग बताइए जो प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक होते हैं वो क्या हो सकते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। मीथेन अर्थात मेथेन बोला जाता है इसे। ओजोन किसका सूत्र है?
ओजोन जो है भाई वो किसका सूत्र है? तो प्लीज टेल मी दैट। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का सूत्र होता है। कठोर जल में मुख्यतः किसके लवण होते हैं? जो कठोर जल होता है उसमें मुख्यतः किसके लवण होते हैं आप लोगों को बताना है। तो कठोर जल में भैया सोडियम और पोटेशियम पता नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पता नहीं, लोहा और तांबा पता नहीं, जिंक और पारा ये भी नहीं पता है सर। तो क्या होगा सर, बताइए तो सही मेरे भाई। कठोर जल में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। भाई 36 हो गया ना। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? मानव शरीर के अंतर्गत जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए। मधुमेह, शुगर होता है भाई, एनीमिया गलत होगा, ये तीनों गलत होंगे। इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात शुगर वाली बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी हो सकता है? आई होप जी हाँ हो सकता है सर, स्कर्वी तो होगा। तो ठीक है, तो भैया विटामिन सी, सी से क्या होगा? स्कर्वी। वी देखो, सी से वी, सी से वी इस तरीके से याद करेंगे ना, सी से क्या होगा? वी, स्कर्वी। ठीक, इस तरीके से सी भी याद कर लो भाई, सी विटामिन सी और भाई स्कर्वी। ठीक, इस तरीके से याद करेंगे, मजा आएगा भाई। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? डी 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 रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होती है? रिकेट्स होती है। उसके बाद रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है मेरे दोस्त? रक्त का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर उसके बाद क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत होती है भाई। उसके बाद आप लोगों से कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है भाई। ये तो भाई क्लियरली याद है ना, कई बार बता चुका हूं इसको। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है भाई? आपके मुंह से ही तो होगा, मुख से होता है ना, बिल्कुल क्लियर है, मुंह से होता है। पहले पहले हम चबाते हैं मुंह में डाल के। पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में होता है, बिल्कुल ठीक है। पित्त रस का निर्माण भाई पित्ताशय में होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? जो मलेरिया होता है वो किस परजीवी के कारण होता है भाई? आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया का वाहक कौन होता है? नर तो भाई मानव होता है, मानव जो है मलेरिया नहीं फैलाता है। मादा जो है, मादा एनोफिलीज मच्छर, बिल्कुल बिल्कुल, मादा मतलब लड़की। भाई लड़कियों का आतंक फैला रहता है इस भविष्य में, आप देख रहे होंगे भाई देश में लड़कियों का आतंक फैला हुआ है। उसी प्रकार से मलेरिया का आतंक फैलाने वाली ही भाई नर मादा मच्छर ही है, अर्थात स्त्री मच्छर है, बिल्कुल। तो भाई कोई स्त्री जाते यहाँ पे बुरा मत मानिएगा प्लीज, सब प्रेम पूर्वक हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, थोड़ी बहुत मजाक चल जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है मेरे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। कौन सी? गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई? बरगद होता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। ये सब तो कॉमन चीजें हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे लेकिन आम बता दीजिएगा, आम का नाम। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्लीज टेल मी दैट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1935 बता देना। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? अगर भैया राष्ट्रीयकरण की बात पूछे, अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात पूछे तो भैया 1935, और भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण की बात कब पूछे तो 1949 बताएंगे। ओके, बिल्कुल। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। उसके पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस क्षेत्र पर दिया गया था? अब बताओ, जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसपे भैया सबसे मुख्य जोर कृषि और सिंचाई पे ही दिए होंगे। कृषि से संबंधित भाई किसानों का मामला सुलझाया जाएगा पहले, बिल्कुल क्लियर है सर। अब नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग भैया आप लोगों का स्थापना 2015 में हुआ था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट है मेरे भाई। भारत का सबसे पहला उपग्रह भाई आर्यभट्ट है। उसके बाद इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की गठन भाई 1969 में हुआ था। उसके बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया है? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है हमारे अकॉर्डिंग पोखरण में किया गया है। कहां पे? पोखरण में किया गया है। अब हमारे अकॉर्डिंग हो गया तो भाई सही तो होगा ही, बिल्कुल। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया है। तो देखिए
बाकी सब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, घबराइए मत। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था मेरे दोस्त? दुग्ध उत्पादन से। अब अगर कोई पूछे ऑपरेशन फ्लड मतलब ब्लड, किससे संबंध था भाई? दुग्ध उत्पादन। तो फ्लड से आप एक बार ब्लड समझिए, और ब्लड का कंडीशन आप दूध से बनाती है, ठीक है, दूध से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है उसे किसे कहा जाता है? आई होप वर्गीज कुरियन होंगे। तो बताइए वर्गीज कुरियन हो सकते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, ठीक है, कुरियन जो भी हो। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और भैया हरित क्रांति के जनक की बात करें एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। हरित क्रांति के जनक मेरे दोस्त एमएस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद करिएगा। कह रहे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आई होप रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखते हैं ऑप्शंस में है या नहीं। तो ठीक है, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर थे भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। राम सागर संधि मुख्यतः किससे संबंधित है? जो राम सागर संधि है वो मुख्यतः किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से। किससे संबंधित है? राम सागर संधि आर्द्रभूमि संरक्षण से। चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित थी? भाई जब चिपको आंदोलन हो रहा था ना, वहां पे जो वनवासी थे, वन के लोग, यहाँ पे प्यारे प्यारे बेचारे वन के लोग थे, वो अपने जंगल से बहुत प्यार करते थे। तो क्या था भाई, वहां पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, वहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे वृक्ष थे। तो क्या होते थे भाई, लोग इसको काटने के लिए बेचारे इन पेड़ों को आते थे। तो ये लोग क्या करते थे, वन के वासी इससे चिपक जाते थे। क्या करते थे भाई? इससे चिपक जाते थे। अब ये पेड़ कहां पे पाए जाते थे? वन में पाए जाते थे। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित होगा? भैया वन को बचाव कर रहा है ये बंदा, ये जो बंदा है बेचारा वन का बचाव कर रहा है। तो अर्थात वन संरक्षण, बचाव करने का मतलब संरक्षण हुआ। तो भैया आप यहाँ पे बता दीजिए, भैया जब बचाने के लिए लोग जाते थे ना, जब ये लोग भाई दूसरे लोग जब पेड़ काटने के लिए, ये पगले पेड़ काटने के लिए जब आते थे, तो ये बेचारे क्या करते थे, इन्हीं पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। तो ठीक है, जब पेड़ों से चिपक जाते थे तो वो काट नहीं पाते थे पेड़ को। तो यहाँ पे जल को बचाते थे भाई, जल को तो नहीं बचाते थे, पेड़ को बचाते थे, वन को बचाते थे। वन मतलब क्या होता है? जंगल होता है मेरे भाई, वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन सबको इरेज कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैं सब क्लीन कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ठीक है। तो जल संरक्षण नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे वन संरक्षण मैंने क्लिक किया है। तो चलिए फिर से करते हैं आगे के क्वेश्चन को। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? अब ये बताइए, जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो भारत में कब शुरू हुआ था? 1973। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, ये याद कर लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर यहाँ पे टाइगर शब्द याद करिए। टाइगर जो है भारत में 1973 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप लोग कंप्लीटली समझ पा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या होता है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जब आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को उद्यान का जब पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान का चैप्टर पढ़ेंगे, जब उद्यान पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को क्या होगा भाई, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? मैंने बताया था अधिकतर चीजें नई दिल्ली में स्थित है, तो इसको भी नई दिल्ली में स्थित कर देते हैं भाई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दोनों स्थानों के बीच चली थी? जब देखिए भारत में रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है? पटरी पे चलती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे पटरी पे चलेगी, और कहाँ चलेगी यार? अब ऐसी मत कहिए सर मेरे घर चलती है, ऐसा मत कहिए भाई प्लीज, बेइज्जती वाला काम मत कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुंबई, ये मान लो मुंबई है, ठीक है, ये मुंबई है, ये ठाणे है। तो जो ट्रेन था, ट्रेन अब कहाँ पे चलेगा?
ठाणे, ठाणे लिख देता हूँ, ठाणे नहीं लिख रहा हूँ। तो जो ट्रेन था ना पटरी पे चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी, मुंबई से स्टार्ट हुई थी और ठाणे तक गई थी। तो भैया अगर आपसे किसी ने पूछे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम की बात हो रही है भाई, सबसे पहले जब ट्रेन बना था अंग्रेजों के जमाने में, तो भैया क्या हुआ था, जो ट्रेन चली थी वो भैया कहाँ पे चली थी, मुंबई से ठाणे तक, मतलब मुंबई से ठाणे तक गई थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग, पहली रेलगाड़ी मुंबई से स्टार्ट हुई थी, ठाणे तक चली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, तो आई होप आप लोगों को पता होगा 1857 में ना कि 53 में, बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो देखिए अगर आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी, और अगर पूछ ले भाई भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, तो आप लोग बताएंगे ना 1853 में। कब चली थी, 1853 में। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आपने सीखा, आपने क्या सीखा भाई, भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो भैया मुंबई से लेकर के ठाणे तक चली थी। उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में अर्थात 1853 ईस्वी को चली थी। ठीक है, 1853 ईस्वी को पहली रेलगाड़ी भारत में आई, इस तरीके से कह सकते हैं। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक प्रयुक्त रेल गेज कौन सा है, अब बताओ, जो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक प्रयुक्त रेल गेज है वो कौन सा है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा ब्रांड गेज। तो यहां पे याद कीजिए, अगर नहीं पता होगा ये याद कीजिए, ब्रांड गेज जो है भारतीय रेलवे में सबसे अधिक प्रयुक्त रेल गेज है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, अब ये बता दीजिए, जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ये भाई मुंडक उपनिषद के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि इनके बारे में आता है। तो हालांकि यहाँ पे ग्रुप डी के लिए ये जरूर याद करते रहिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, अब बताओ, जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया किसमें दिया गया है। तो जैसे भारत का जो संविधान है, अब भारत का संविधान लिखित संविधान है, आपको बताया था मैंने पहले ये पढ़ाया था क्लास में। अब इसमें देखिए, मान लो कुछ संशोधन करना है, कुछ संशोधन, मान लो इसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ चीजों को बदलनी है, कुछ कानून ऐसी थी जो बदलनी है। अब उस कानून को बदलने के लिए भाई आपको किस आर्टिकल का फॉलो करना पड़ेगा ये बता दीजिए। आई होप आप लोगों को पता होगा 368 आर्टिकल। 368 आर्टिकल क्या कहता है कि अगर आप भारतीय संविधान में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए, हमारे भारत में जो भी कानून लागू होता है आप लोगों को ये समझ रहना होगा वो भैया हमारे संविधान को देखते हुए लागू होता है। ऐसा नहीं कि कानून अपने आप बना देते हैं, मोदी जी भी कोई कानून ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते बिना संविधान में बारे में जाने। ठीक है, तो संविधान के बारे में जान करके उनको भैया उसको देखते हुए उसमें कुछ सुधार करना होता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है। अब जो रक्तचाप है उसको नियंत्रित कौन करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। रक्तचाप को नियंत्रित करने में गुर्दा जो होता है, जो किडनी होती है, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। भाई लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बताइए। तो अस्थि मज्जा, अब यहाँ पे पता है भाई, यहाँ पे यकृत में भैया क्या होता है आपको पता होगा, यकृत में भैया यूरिया का निर्माण होता है। हृदय तो भैया क्या करता है, ब्लड को भाई पंप कराने का काम करता है। फेफड़े में क्या होता है, सांस लेने का काम करते हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए भाई, तब तक यहाँ पे रिवीजन करते रहिए। 1 मिनट तो थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो जी हाँ, बताइए आप कहाँ थे। हाँ, हमने पढ़ा कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ पे होता है। आपको मैंने क्या बताया, अस्थि मज्जा। क्या बताया भाई, अस्थि मज्जा बताया। आई होप यहाँ पे क्लियर है, आप लोग क्लियर है ना भाई। अस्थि मज्जा यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। मानव शरीर के अंतर्गत जो अंदर जो होते हैं ना भाई, वो ऑक्सीजन को जो परिवहन करने वाला होता है वो कौन करता है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। हमारे शरीर के अंतर्गत भाई आपको ये याद करना है, कैल्शियम सबसे अधिक मात्राओं में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो शरीर के अंतर्गत हमारे जो अंदर जो कैल्शियम होता है उसको अवशोषण करने के लिए, अवशोषित करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन डी। कौन सहायक होता है, विटामिन डी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, विटामिन के। आई होप पता होगा, जो रक्त का थक्का जमाता है वो विटामिन के करता है। ठीक है, और आप लोगों को भाई वी से मैंने क्या बताया था, स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी विटामिन
बी, विटामिन बी बताया था ना, तो उससे इसका भी रोग होता है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब ये बता दीजिए, जो रतौंधी होती है आपको किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। उसके बाद बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग आपको विटामिन बी2 से होता है। उसके बाद आगे की एक मिनट बी2, ओ सॉरी, यहाँ पे समझ आएंगे, बी2 से नहीं होता यार, कैसे मैंने इसको बता दिया, ऐसी गलती क्यों मैं कर दिया भाई। बेरी बेरी रोग जो होता है ना, विटामिन, ये क्या हो रहा है, विटामिन बी1 से होता है, ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से होता है। उसके बाद मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? अभी मैंने बताया था यकृत, यकृत में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ये तो सिंपल था भाई। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है भाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो एल्वियोलाई में होता है। कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई। नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा कठिन है बट आप लोग याद कर लीजिए। फेफड़े में गैस का आदान प्रदान कहाँ पे होता है भाई? हमारे एल्वियोलाई में। ओके। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह मुख्यतः किस अंग में होता है? आप लोग बताइए। राइबोसोम में हो सकता है? पता नहीं। क्लोरोप्लास्ट में? पता नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया में? ये भी नहीं पता। नाभिक? ये भी नहीं पता। तो क्या पता है सर? तो देखिए, क्लोरोफिल आपने सुना था, आपने बताया था क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, उसी के नाम से ना क्लोरोप्लास्ट याद कर लीजिए, जो कि क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण का पूरा करने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में पूरा होती है? क्लोरोप्लास्ट में पूरा होती है। किसमें पूरा होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है? आपको तो पता है भाई, पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस बनते हैं, और जो कि हम लोग भाई काटते जा रहे हैं लगातार। तो प्लीज पौधों को मत काटिए। और पौधों के द्वारा जब ऑक्सीजन गैस वो छोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, और हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस वो ग्रहण कर लेती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, ये याद करिएगा। ऊर्जा गृह भी बोला जाता है हिंदी में, तो ऊर्जा गृह भी कभी पूछ लेता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है भाई? नाभिक को। नाभिक को नियंत्रण केंद्र, एक पॉइंट होता है नाभिक, जो भाई नाभिक को हम क्या कहते हैं? कोशिका का भाई, नाभिक एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक ऐसे छोटा सा भाई बिंदी एक होता है। एक देखिए बिंदी बन गया ना, एक मिनट, हाँ अब ओह बहुत बड़ा हो गया यार, अब दिख रहा होगा यार, कैसे बढ़ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बिंदी दिख रही है कोई, तो भैया यहाँ पे नाभिक इस तरीके से छोटी सी पॉइंट होती है, वही होता है क्या? कोशिका का केंद्र। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है भाई? जब किसी वस्तु पे जोर से आप टक्कर मारेंगे तो वो वस्तु आपको भी मारेगा, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया। आप किसी वस्तु पे क्रिया करेंगे, वो प्रतिक्रिया आप लोगों को देगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? संवेग का एसआई मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी हाँ बिल्कुल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। पी बराबर क्या होता है? एमए होता है, ठीक, या P बराबर एमवी भी लिख सकते हैं। हाँ, P बराबर एम भी लिख सकते हैं, अच्छा से ये बोल सकते हैं। P बराबर एम बी। P को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। एम को भैया मास अर्थात द्रव्यमान, V को वेलोसिटी अर्थात वेग। वेग का मात्रक ही होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। और त्वरण लगाएंगे ना, ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, प्लीज त्वरण ए मत लगाइएगा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। के बराबर मैंने बताया था ना, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट होता है शक्ति की एसआई इकाई, ठीक है, तो ये पता होगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है, दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। तो जूल किसका होता है? कार्य क्या होता है? शक्ति का वाट हो गया, न्यूटन बल का हो गया, और ये जो है दाब का पास्कल, ठीक है। तो कौन सा राइट ऑप्शन है? पास्कल होगा, ठीक। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, पास्कल होगा, तो जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं यही नहीं चाहता ना कि आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पे पास्कल कर लीजिएगा। तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। आकाश नीला दिखाई देने के कारण क्या है? जो आकाश नीला दिखाई देता है, आप लोगों ने जब प्रकाश चैप्टर को विज्ञान में, साइंस में, मतलब फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपने परावर्तन पढ़ा था। क्या? परावर्तन, फिर उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन यहाँ पे अपवर्तन, और विवर्तन,
विवर्तन, ये सब पढ़ा था। तो इनके कारण भाई परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के कारण क्या होता है भाई, आकाश नीला दिखाई देना पड़ता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन बोल सकते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, यहाँ पे तो तीनों दे रखा है भाई, अलग अलग दे रहा है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। अब देखिए प्रकाश अगर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये तो तीनों अलग अलग दे रखे हैं, आप किस पे टिक करें सर। अब देखिए जब ना ये तीनों आपस में काम करते हैं तो क्या होती है, प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित हो जाती है, मतलब फैल जाती हैं। क्या हो जाती है भाई, प्रकाश की किरणें फैल जाती है, ठीक है। तो जब फैलती हैं तो प्रकीर्णन का कारण हो जाती है, तो प्रकीर्णित हो जाती है अर्थात तीनों के द्वारा, तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन मारेंगे, ठीक है। इन धनुष में बनने में कौन सी घटनाएं शामिल होती है। अब देखिए वहां पे जब प्रकाश प्रकीर्णित, इन तीनों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होती है, उसके बाद प्रकीर्णित होने के बाद आकाश नीला दिखाई देता है, ये याद करके चलना है। इन धनुष बनने का मुख्यतः कौन सी घटनाएं शामिल होती है, इसमें भैया अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण तीनों होता है। विक्षेपण मतलब भाई प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बंटना ही क्या कहलाता है, विक्षेपण। आपने देख पढ़ा होगा ना भाई, जब यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ तरीके से, इस तरीके से भाई डिजाइन होता था और प्रकाश ऐसे निकलता था, ऐसे फैल जाता था, फिर प्रकाश दूसरी निकलता था, यहाँ पे जाता था, फिर यहाँ पे जाता था, इस तरीके से भाई 7 रंग में विभाजित होता था, ठीक है। उसके बाद अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, ये तो मैंने बताया था। जब अम्ल और क्षार जो है भैया जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र NaCl, खाने वाला सूत्र, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, साधारण नमक खाने वाला सोडा होता है भाई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी कैसा कर देता है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने का पानी कैसे कर देता है। अब देखिए चूने मतलब क्या, चूना भाई सफेद होता है अर्थात दूध, या दूध भी सफेद होता है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने पानी को सफेद कर देता है, दूधिया कर देता है। कमरे के तापमान पर पारा किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। कमरे के तापमान पर पारा का कौन सा अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। अब आर्टिकल आपने अगर 19 पढ़ा होगा तो आप लोगों ने समझा होगा भाई, समानता का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है ना, तो प्लीज एक बार बताइए समानता का अधिकार कहां पे आता है। आई होप आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा, आप लोग बताइए। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या ये सॉरी यहाँ पे क्षमा चाहेंगे यार, आर्टिकल 19 में नहीं, अनुच्छेद 14 में आते हैं। क्या भाई, अगर समानता की बात, जैसे हम लोग क्या है, हम आपसे समान व्यवहार करते हैं, दोस्त के प्रति व्यवहार करते हैं, माता से माता पिता के प्रति व्यवहार करते हैं, जैसे माता अपने बच्चों से प्रेम करती है तो बच्चों के प्रति समान व्यवहार रखती हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी दोस्तों के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। हालांकि आप लोग समानता को अपनाते नहीं है, फिर भी मान लेते हैं भाई समानता, क्योंकि समानता का अधिकार भाई एक सभी लोगों को एक समान मानना पड़ेगा, इसलिए भाई हम समानता का अधिकार कहते हैं। वो भैया आर्टिकल 14 में बताए गए, आर्टिकल किसमें, 14 में, प्लीज याद करके रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समानता का अधिकार। और भैया मौलिक अधिकार आर्टिकल किसमें आते हैं, आप लोगों को ये सब भी याद करके रहना चलना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, कह रहे संविधान का अनुच्छेद जो 21 वो किससे संबंधित है, समानता का अधिकार। भाई समानता का अधिकार तो हमने अनुच्छेद 14 में बताया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार भाई पूछा जाएगा तो ये आई होप आर्टिकल 25 में आता है। तो कौन सा सही होगा, जीवन और व्यक्तिगत मतलब जीवन जीने का अधिकार हमारा किसमें है, आर्टिकल 21 में। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए, मैंने पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भाग 3 में दिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में, नीति निर्देशक तत्व भाई भाग 4 में है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में पाए जाते हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 3 में पाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, बताओ। निर्वाचक मंडल जो होते हैं भाई, जो निर्वाचन करने वाले होते हैं, जो निर्वाचित हमारे और आपके द्वारा भैया जो जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह जो बनते हैं, उन लोगों के द्वारा क्या होता है भाई, राष्ट्रपति का चयन होता है, और सबसे बड़ा पद भाई राष्ट्रपति का ही होता है, ये याद करके चलिएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भाई, ये भाई कोई दिक्कत की बात ही नहीं बनती। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य। भारत में धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये बताओ भारत में जो है धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए जो भारत का धन विधेयक होता है लोकसभा। लोकसभा कैसे बनते हैं भाई, जो हमारे और आपके द्वारा चुने गए होते हैं,
तो भारत में धर्म विधेयक लोकसभा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मैंने बताया था अधिकतर चीजें भाई मेन चीजें नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली भाई सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप लोग प्रियम्बल पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो पूछ रहा है क्या भारत का किस प्रकार के गणराज्य, भारत को जो ना संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। क्या? संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना सभी जाति के लोग रहते हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये हमारा जो राज्य है ना संप्रभु देश है। ठीक इस तरीके से आप लोगों को याद करके चलना होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आई होप याद होगा। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? जब कलिंग युद्ध हो रहा था तो अशोक जी जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? भाई जो गुप्त काल था उसे भैया भारतीय इतिहास में किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण युग से नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है? अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म में संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा ये बताइए जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म में भैया चित्रों को संबंधित करता है? तो आप लोगों को पता रहना चाहिए बौद्ध धर्म में जो अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? जो मुगल साम्राज्य आया था वो उसकी स्थापना भारत में कौन किया था? आप लोगों को बताना है मेरे को, तो आप लोग बताइए जल्दी से। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। किसने? बाबर। आप सुने होंगे बाबर की कहानी, तो बाबर जो था मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757। आई होप 1757 हुआ था। तो बताइए 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सर, 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई जो बंदोबस्त था उसको किसने लागू किया था? भाई यहाँ पे दिया है लॉर्ड डलहौजी, आई मीन नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, एक मिनट क्या दिया है? क्वेश्चन क्या बोला है पहले ये देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल नहीं किए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल किए थे, यही किए थे भाई। ये हमारे अस्थाई बंदोबस्त इसी ने लागू किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी वो किस वर्ष आई थी भाई? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस ये जानते रहिए जो कांग्रेस जो इस समय राहुल गांधी की पार्टी है वो 1885 ईस्वी में ही बन चुकी, सबसे पुरानी पार्टी वही मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब राष्ट्रीय कांग्रेस बना था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919। अमृतसर में कहां पे हुआ था? अमृतसर में। ये याद करके रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अमृतसर। कभी कभी अमृतसर भाई डेट देकर के अमृतसर पूछ लेता है कहां पे हुआ था, तो आपको अमृतसर बताना होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए सबसे बड़ा राज्य भैया राजस्थान है। कुछ लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भैया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भाई आ गया ना बात, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उस तरीके से आप लोग भाई ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़िएगा। कह रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? आप लोग बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुचिकल जलप्रपात। क्या होता है? कुचिकल जलप्रपात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए अभी आपने पढ़ा क्या? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। अब पूछ रहा है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए गुजरात। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस तो भू परपटी, जो भू हो परपटी, परपट पे हो। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण भू परपटी कहलाता है। ठीक है, जो मतलब सबसे बाहरी लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? भू परपटी, जिस पर हम और आप शायद रहते हैं। ठीक है, शायद क्या हम लोग रहते ही हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत, ये प्रशांत है भाई। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कहा नहीं जाता बल्कि है ही। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मैंने अभी बताया था नाइट्रोजन गैस।
अभी नहीं बताया था, मतलब कल की क्लास में बताया था। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस, हमारे शरीर के अंतर्गत सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम और नाइट्रोजन में जमीन आसमान का फर्क है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आई होप समताप मंडल में पाया जाता है। कहां पे? ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। बताओ, बुध है? आप कहेंगे जी बिल्कुल बुध है सर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? जो मनुष्य के शरीर के अंतर्गत, अभी रक्तचाप को मैंने बताया था, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? गुर्दा नियंत्रित करता है। तो ये तो अभी पढ़ के आए थे भाई, गुर्दा नियंत्रित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं भूमिका निभाती हैं? भाई रक्त का थक्का जमाता है प्लेटलेट्स। कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव शरीर के अंदर भाई 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, याद करके रखिएगा। कक्ष, कक्षा याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कक्षा पहनने वाला कक्षा है, क्लास वाला कक्षा मत याद कीजिए, पहनने वाला कक्षा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा मजाक सीरियस में देखिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कोशिका की बात की है, आपके अंदर की बात की है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप कहिए कक्ष, कक्षा, कक्ष, कक्षा, तो भाई 4 कक्षा। ठीक है, हम कहेंगे सर हम 100 रुपए का 4 कक्षा खरीदेंगे पहनने के लिए। ठीक है, तो हृदय में शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती है? तो बताओ, जो हृदय में शरीर के भाई विभिन्न भागों में रक्त पाए जाते हैं, वो रक्त को दौड़ाता कौन है? भाई रक्त को कौन ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर? धमनियों के द्वारा। धमनियां जानते हैं क्या होता है? कुछ ऐसे बड़ी बड़ी छोटी छोटी पंपिंग की तरह ना, इस तरीके से बनी होती है, उन्हीं के द्वारा क्या होती है, हमारे खून का पंपिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य में सामान्यतः कितने जुड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में सामान्यतः भाई 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जुड़े। मानव शरीर में आनुवांशिक सूचना मुख्यतः किस अणु में संग्रहित होता है? अब ये आनुवांशिक क्या होता है भाई? आनुवांशिक का मतलब माता पिता के लक्षणों का प्रभाव अपने पुत्र पर पड़ना। ठीक है, माता पिता के लक्षणों का प्रभाव अपने पुत्र पर पड़ना। जैसे आप लोग सुने होंगे कि भैया तहार नकिया जुन बना तोरे पापा के नहीं है, ये सुने होंगे आप लोग। तुम्हारी जो आंखें हैं तुम्हारी मम्मी की तरह है। जी हाँ, फिर उसके बाद कोई आएगा बोलेगा अरे यार तुम्हारा तो चेहरा वही तुम्हारे भैया की तरह मिल रहा है। तो ये अनुवांशिक लक्षण बोला जाता है भाई, अनुवांशिक लक्षणें बोली जाती हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? मानव शरीर में अनुवांशिक सूचना मुख्यतः किस अणु में संग्रहित होती है? जो अनुवांशिक सूचना होती है वो कहाँ पर संग्रहित होती है? तो आप लोग ये जल्दी से बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, डीएनए चेक कराया जाता है। भाई आपने टीवियों में देखा है कि भाई वो एक बंदा बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये भैया मेरा बच्चा, ये छोटू मेरा बच्चा नहीं है। तो इस छोटू को चेक करते हैं भाई, ये भाई छोटू इस भैया मोटू का बच्चा है या नहीं। एक मोटू को बनाता हूं। अब बात हुई क्या? इस मोटू की बात हुई कि ये मोटू ने बोल दिया भाई ये छोटू जो है, ये मोटू ने बोला ये छोटू जो है मेरा भैया बच्चा नहीं है। तो भैया डॉक्टर साहब पुलिस साहब आते हैं, तो डॉक्टर और पुलिस आते हैं, डॉक्टर भैया इसका डीएनए चेक करते हैं, इसका डीएनए चेक करते हैं और प्लस इसका डीएनए लेते हैं। और दोनों डीएनए की मतलब भैया चाहे भाई इन दोनों का बाल डीएनए का बाल के लिए लेते हैं, बाल का डीएनए चेक करते हैं। अगर दोनों का डीएनए मैच कर गया तो भैया ये जो छोटू है इस मोटू का ही बच्चा होगा। ठीक, इस तरीके से। तो डीएनए की तरह पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जो पौधों में भोजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है, भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। जल जाइलम, भोजन का भैया फ्लोएम। देखिए फूड से भैया आप समझेंगे भोजन, फूड से भोजन समझ लीजिए फ्लोएम, फूड फ्लोएम, जल से भैया जाइलम। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? अब ये बताइए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है किससे प्राप्त होती है? देखिए ऑक्सीजन का निर्माण जल के द्वारा होता है, तो जल से प्राप्त होती है। अम्लीय आप कहेंगे सर मेरे शरीर से निकलती है, आपके शरीर से कैसे आती है? आपके शरीर से कहाँ निकलती है? ऑक्सीजन तो आप कहाँ प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन तो आप ग्रहण करते हैं ना। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है तो जल से बनती है ऑक्सीजन। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? जब अम्लीय वर्षा मतलब अम्लों का वर्षा होती है ना, तो उसके लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है? बताइए जल्दी से आप लोग।
अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये बता दीजिए, जो भारतीय संविधान है उसमें शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A में जो ना शिक्षा का अधिकार है, मतलब जो हम लोग पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, मतलब हम लोग जो स्कूल जा रहे हैं ना, सज बज के जो हम लोग स्कूल जा रहे हैं ना, लड़कों और लड़कियों को देखने के लिए, बाबू और सोना को बनाने के लिए, वो आर्टिकल 21 में बताया गया है। लेकिन एक आर्टिकल 21 में बताया गया भाई पढ़िए, आप लोग लाइफ में आगे बढ़िए, बाबू और सोना को मत बनाइए। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भैया राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये याद कर लीजिए। प्रथम राष्ट्रपति की बात हो तो भैया राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद कर लीजिएगा। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति मतलब राजेंद्र प्रसाद के नीचे जो काम करते थे वो राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत के संविधान बना था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भाई हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान जो सभा की पहली बैठक थी वो कब हुआ था? आई होप आप लोग बता पाएंगे संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गया था। संविधान सभा का पहली बैठक। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भैया भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को हम बहुत चाव से 26 जनवरी मनाते हैं, उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान के स्तंभ से लिया गया है? ये बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ आप लोग समझते होंगे, तो किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है? आप लोग बताइए, किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो सारनाथ आपने सुना होगा, तो वहां के चिन्ह से लिया गया, सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ। उसके बाद भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन मतलब जिस देश ने हमको अपने अधीन कर लिया था, अर्थात अंग्रेजों की देश से लिया गया है। ऐसे याद कर लीजिए, अंग्रेज को ब्रिटेन का देश भी कहा जाता है। तो भैया भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का मतलब अगर आप एक देश में रहे हैं तो दूसरे देश में आप लोगों को नागरिकता लेने का अधिकार नहीं है। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आपकी अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब क्या नागरिकता होती है भाई? नागरिकता क्या होती है मेरे मित्र? प्लीज अगले क्लास में आप लोग डिटेल में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान ने मुख्यतः किस देश से ली है? अब यहाँ पे मौलिक अधिकारों की अवधारणा बात हो रही है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान में मुख्यतः किस देश से ली गई है? देखिए, अब जो मौलिक अधिकार की अवधारणा जो ली गई है कि भैया ये हमारे अधिकार होने चाहिए, तो वो जो है अमेरिका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा की बात हो रही है भाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। ठीक, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अब ये बताइए, जो भारत में राष्ट्रपति का शासन है वो 356 के आर्टिकल के तहत लगाया गया है। किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है भारत में राष्ट्रपति शासन का व्यवस्था? आप कहेंगे सर आर्टिकल 356। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 352 आर्टिकल के तहत का लगता है। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, आपातकाल की स्थिति में मतलब ना कुछ राज्य को अपने अधीन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद करे रहिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कोरोना आई थी तो पूरा बंदी हुआ था, तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल भी होता है। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे ना वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है, किस आर्टिकल से संबंधित है। लेकिन अगर पूछ लेता वित्तीय का मतलब
बात किसमें की गई है तो आप बताते 280 में, लेकिन यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की बात बोल दी है भाई। तो वित्तीय आपातकाल जो होता है भाई 360। अब आपने क्या सीखा, यहाँ पे 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 में क्या होता है भाई, जो राष्ट्रपति की बात होती है, क्या राष्ट्रपति के शासन की बात की गई 356 में। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद आपसे क्या बात कर रहे हैं कि अगर भैया वित्तीय आपातकाल की बात हो तो भाई 360 में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या होगा 360। वेदों की और लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था भाई? वेदों की ओर लौटो किसका नारा था ये बता दो मेरे भाई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था भाई लौट चलो वेदों की। और ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मनमोहन ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था भैया? आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपने तीन चीजें क्या सीखा भाई? यहां से देखो, वेदों की ओर लौटो किसने बोला? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन ने किया था। और उसके बाद आर्यभट्ट की स्थापना किसने की थी भाई? स्वामी दयानंद ने भी की थी। और वेदों की ओर उन्होंने लौटाया भी था, इसका नारा लगाया था। लौटाया तो ऐसा नहीं कह सकते। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आई होप आप लोग बता पाएंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम। तो देखिए आप लोग दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम आप लोग अगर पूछे तो बड़े प्रेम के साथ भाई स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बता देना। किसका नाम बताएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म की स्थापना भैया, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। भैया सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भैया स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके पहले पूछा जाए, क्या ये क्या हुआ था इसमें? वेदों की ओर लौटो किसका नारा था भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती का ही था। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत चीजें की हैं। ठीक, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या रहा? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब ये बता दीजिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना अली थे। मुख्य प्रथम जो यहाँ पे, सॉरी, जिन्ना अली। ये जिन्ना अली ना, इसी के कारण पाकिस्तान बना था हमारे देश से, एक प्रकार से समझो तो। ठीक है, जिन्ना अली आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक मिनट, जिन्ना अली तो लग रहा है अध्यक्ष की बात कर रहा है। अध्यक्ष ये बदरुद्दीन था भाई। यहाँ पे जिन्ना अली ना बाद में जो पाकिस्तान के बंटवारे में भाई ये शामिल था, जब पाकिस्तान का बंटवारा वगैरह हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ पे कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की बात नहीं हो रही है। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की बात होती तो मेरे भाई आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना बताते। ठीक है, तो कांग्रेस में भाई मुस्लिम एक था, बदरुद्दीन था, और इसका नाम बदरुद्दीन तैयबजी था। तो जो कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना था। ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस में पहला अध्यक्ष यही था, नहीं, पहला मुस्लिम अध्यक्ष था, बाकी सब हिंदू थे। स्वदेशी आंदोलन, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, मैंने बताया है। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना का विरोध में शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन होता वो मुख्यतः किस घटना के लिए शुरू हुआ था? तो बताइए, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के लिए शुरू किया गया था? आप लोग बताइए जल्दी से। बंगाल विभाजन। जब जो अंग्रेज थे बंगाल का विभाजन कर रहे थे भैया, बिहार वगैरह से अलग कर रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हमारे नेताओं के द्वारा चलाया गया था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है भाई? पृथ्वी का एकमात्र, पृथ्वी की बात करें प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होती है भाई। यहाँ पे सिंपल लोगों को याद होगा, ठीक है, चंद्रमा, बिल्कुल सही है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भाई शनि ग्रह, ऐसे मत बोल देना, बृहस्पति होता है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे तो शनि, भाई आप लोग बताएंगे क्या? बृहस्पति ग्रह। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह का नाम पूछे तो क्या बताएंगे? शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है भाई? बताइए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने समय में पूरा करती है? कुछ लोग बोलेंगे 24 घंटा, बिल्कुल गलत है। कुछ बोलेंगे भाई 12 घंटा, बिल्कुल गलत है भाई। 24 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा ये सब नहीं होगा। ठीक है,
तो आप लोगों को पता रहना चाहिए जो पृथ्वी होता है वो लगभग भाई चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेता है, 365 दिन। ओके भाई, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 होता है, 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत अभी मैंने बताया था भाई, क्या बताया था भाई? भूप्रपटी, वो तो पृथ्वी का था ना यार। हाँ, वायुमंडल पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत की बात पूछ रहा है तो सबसे निचली मतलब निचली परत को क्षोभ मतलब धरती से रिलेट कर सकते हैं, क्षोभ मंडल बोला जाता है। उसके बाद मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में होती है? मौसम संबंधी जो अधिकांश घटनाएं होती है वो किस वायुमंडलीय परत में होती है? जैसे आप लोग मौसम संबंधी चीजें सीखते हैं, जानते हैं, तो किस वायुमंडल में भाई सबसे निचली परत? जब भाई आपका ये क्षोभ मंडल होगा तो प्रॉब्लम तो क्षोभ मंडल में ही आएगा, तो क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधित अधिकांश क्या है? घटनाएं घटती रहती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? अब जो भूकंप कितनी तेजी के साथ आ रही है उसको नापने के लिए किससे उसका मापन किया जाता है मुख्यतः? तो आप लोग बताइए। रिएक्टर पैमाना एक होता है, रिएक्टर, तो रिक्टर पैमाना बोल सकते हैं उसे, तो उसी के द्वारा भूकंप का तीव्रता नापते हैं कि कितना तेज भूकंप आने वाला है। सुनामी मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? जो सुनामी होता है वो मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये बताइए। जो समुद्र होते हैं उसके नीचे अगर भूकंप आती है ना तो पानी बहुत तेजी के साथ, आपको पता होगा जब भाई समुद्र के अंतर्गत जब भूकंप आएगी तो पानी बहुत तेजी के साथ ऊपर या नीचे जाएगी, तो उसी से क्या होगी भाई? सुनामी आ जाती है। समुद्र के नीचे भूकंप आपने जब देखा वो सुनामी में पानी वगैरह उबाल मारने लगता है, उछलने लगती है, तो ये सब चीजें आपने देखा है। भारत में मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा सबसे पहले किस राज्य में पहुंचती है? जो भारत में मानसून की दक्षिण और पश्चिम की शाखा है वो सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचती है। कहां पे पहुंचती है? केरल राज्य में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्या होता है आप लोग बताइए भाई? क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। भाई हरा रंग क्या होता है? किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। मानव शरीर में श्वसन की मुख्य गैस कौन सी है? भाई श्वसन के लिए मुख्य गैस ऑक्सीजन ही तो होती है, ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल क्लियर। श्वसन के दौरान मनुष्यता मुख्यतः कौन सी गैस बाहर करता है? भाई ऑक्सीजन को तो हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद बोल रहा है ये क्या है भाई? मानव शरीर में भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? भाई मानव शरीर के अंदर जो भोजन का अधिकतर अवशोषण मतलब पाचन जो होता है कहाँ पे होता है? वो जाकर के छोटी आंत में होता है, ठीक है। एक प्रकार से समझो छोटी आंत सबसे लास्ट स्टेप है पाचन की क्रिया को पूरा करने का। छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले अंगुली नुमा उभार को क्या कहते हैं? भाई जो छोटी आंत के अंतर्गत जो भोजन पचाता है ना वहां पे एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। एक इस तरीके से भाई अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। उस भाग को क्या बोला जाता है? तो आप लोगों से ये पूछ रखा है तो विल्ली, क्या बिल्ली मत याद करिएगा, विल्ली, तो बिल्ली याद कर लीजिए। तो बिल्ली से आप अंगुली नुमा संरचना समझ लीजिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अब ये बताइए हमारे और आपके मस्तिष्क के अंदर सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग हमारे और आपके दिमाग का सेरिब्रम होता है, ठीक है, तो वही मैनेज करता है सबसे बड़ा भाग। शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रमुख भूमिका निभाता है? अब जैसे हम और आप पागल ना हो इसके लिए कौन सा भाई मस्तिष्क का भाग हम लोगों को नियंत्रण करता है तो संतुलन बनाए रखता है? तो पता ही आप लोग कैसे होगा, कौन सा भाग होता है? तो आपको बताना होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम क्या करता है भाई? सेरिब्रम मानो हमारे शरीर हमारे दिमाग का मतलब जो हमारे मस्तिष्क है, मूड सर की बात हो रहा है, सर का सबसे बड़ा भाग होता है कौन? सेरिब्रम। और हमारे और आपके शरीर का मतलब संतुलन जो भाई मस्तिष्क का दिमाग का संतुलन बनाए रखता है वो कौन बनाता है? सेरिबेलम, ठीक है। इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? अब बता दीजिए इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो रक्त शर्करा कम करने वाला क्या होता है? इंसुलिन भैया रक्त शर्करा कम करने वाला हार्मोन है, रक्त शर्करा कम करने वाला। फिर क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्या बोल रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आप लोग बताइए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। भाई थायरॉक्सिन का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो भाई आयोडीन तत्व होने चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। उसके बाद क्या बोल रहे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 की 12। भाई 10 की 12 जल्दी से बताइए।
ना होती हैं 10, ना होती है 12, सीधा होती है 11। कहानी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या न होती है 10, न होती है 12, सीधा होती है 11। तो प्लीज आप लोग 11 याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भाई हम और आप कब वोट देते थे भैया? जब हो बाप नाबालिग से बालिग तो वोट दे सकते हैं, बिल्कुल। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? पहले जो था ना 21 वर्ष थी मतदान की आयु, 21 वर्ष के लोग दे पाते थे, लेकिन बाद में सुधार किए गए भाई 18 वर्ष के बच्चे भी बालिग हो जाते हैं कि भैया हमारा बालिग बा, शादी करे लायक हो गई बा, ठीक बा। लेकिन आप 21 साल के तहत 21 साल के बाद ही शादी कर सकते हैं भाई, ये मत भूलना। तो क्या होता है 61वां, क्या होता है 61वां मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर भैया क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन में, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत की जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति ही करता है। महान्यायवादी का भी नियुक्ति भाई राष्ट्रपति, और नियंत्रक एवं महालेखा की महालेखा की परीक्षक जो है उनकी भी नियुक्ति जो होती है हमारा राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 545 सीटें, आपने सुना होगा 545, ठीक है। एक मिनट, लोकसभा में हालांकि 545 होते थे, लगभग आई होप यहाँ पे 7 सीटें बढ़ गई है ना, ठीक। लोकसभा में कितने सीटें होती है? 552 होती है। तो पहले 560 था कि 545, ये बताइए मुझको, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा के अस्थायी सदनों को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, ये बताइए। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या होता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता भाई अस्थायी सदन को, इसलिए एक भाई इसे तोड़ा नहीं जा सकता राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो आप बताइए राज्यसभा के कितने सदस्य जो होते हैं 2 वर्षों के लिए सेवानिवृत्त होते हैं? तो बताइए 1/3 जो होते हैं 2 वर्षों के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब भैया अगर भैया 50 मतलब 100 लोग हैं, 100 लोग मतलब 75 लोग हैं, तो भैया सेवानिवृत्ति के लिए योग किए जाते हैं भाई पूरे 1/3 भाग। तो 75 का 3 कितना होगा? 3 25 75, 25 लोग सेवानिवृत्ति में काम करते हैं, मतलब कार्य करने के लिए आते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से थे, ये आप लोगों को बताना है। तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आप लोगों ने 2011 मत ढूंढना, ठीक है। भारत की सबसे पहली जनगणना भैया आप लोगों को याद रहना चाहिए 1872 में हुआ था पहली जनगणना, ठीक। कब हुआ था? 1872 में। उसके बाद भारतीय इतिहास में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप यही सही होगा, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपने सरदार वल्लभ भाई कक्षा 2 से ही इनके बारे में सुना होगा। भाई भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत में जो नेपोलियन हम लोग बोलते हैं वो किसे कहा जाता है बताइए? समुद्रगुप्त वाले को भाई नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त के लोग होते हैं उनको नेपोलियन हम लोग बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था? भाई जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे कौन नष्ट किया था, ये बता दीजिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कौन नष्ट किया था? विश्वविद्यालय, हमारे प्यारे से नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी, जो खिलजी वंश का भैया आया था, खिलजी वंश में एक शासन करने के लिए, इसी ने नष्ट कर दिया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? फतेहपुर जो सिकरी का निर्माण था किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण। उसके बाद ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अब ये बताइए भाई ताजमहल किसने बताया था? आप दिल्ली में जाते हैं, आगरा में ताजमहल है, तो जो ताजमहल देखने जाते हैं तो वो ताजमहल को किसने बनाया था? भाई कहा जाता है शाहजहां ने, बल्कि शाहजहां कहा जाता है नहीं बल्कि इन्होंने ही निर्माण ही करवाया था। दीन ए इलाही की स्थापना किसने कराई? जो दीन ए इलाही की स्थापना कौन करवाया था ये आप लोगों को बताना है। तो प्लीज दीन ए इलाही की
स्थापना किसने करवाया था, जल्दी से बताइए। तो अकबर नाम याद कर लीजिएगा, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने करवाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से संबंधित मैकाले मिनट किस वर्ष आया। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारने के लिए, प्रचार करने के लिए संबंधित मैकाले मिनट किस वर्ष आया था, ये आप लोगों को बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए भारत में। ये किस वर्ष में आया था, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी द्वारा आई होगी, बिल्कुल। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। पहले तो भैया विधवा का वज्ञा क्या होता था, आत्मदाह करना पड़ता था, मतलब जब उनके पति बेचारे खत्म हो जाते थे, विधवा को सती होना पड़ता था, सती बेचारी को होना पड़ता था, वो तो हटाया गया था। लेकिन उनका विधवा का भाई जब सती होने वाला प्रथा हटाया गया तो बाद में विधवा पुनर्विवाह पुनः दोबारा शादी कर सकती है। ये किस अधिनियम में पारित हुआ था, ये बता दीजिए। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए भैया आपको 1856 की अधिनियम, जिसमें विधवा को शादी करने का दोबारा अधिकार मिला और कहा गया कि विधवा दोबारा शादी कर सकती हैं। सती प्रथा देखो आगे ना, सती प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर जनरल का समय हुआ था। भाई सती प्रथा का उन्मूलन जो था वो किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है, समय हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था सती प्रथा का काम। तो भैया आप लोगों को याद रहना चाहिए लॉर्ड विलियम व्हिटिक, जो कि भैया अंग्रेज का ही होगा, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन का था, तो वही सती प्रथा उन्मूलन का गवर्नर जनरल उसी के समय में हुआ था, ठीक है। भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था। जब भारत विभाजन हुई थी भैया, पाकिस्तान, उसके बाद आप लोगों को पता होगा बांग्लादेश, इन सभी में जब भारत विभाजित हो रहा था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, आप लोग बताइए। आई होप 1935 एक्ट के द्वारा, क्योंकि 1935 एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें ली गई हैं भारत में, तो लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, जब भारतीय स्वतंत्र हुआ था उसके अधिनियम द्वारा। भाई 1935 एक्ट से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन जब भारत विभाजित हो रहा था पाकिस्तान वगैरह में, तो उसको भाई हम लोग कहाँ से लिए थे, हम लोग उसको लिए थे भाई, एक मिनट, उसको हम लोग लिए थे कहां से भाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, लेकिन याद कर लीजिए पहली बात ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, जो भारत में काली मिट्टी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। अब ये बताइए जो भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। या क्या हो रहा है यार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील ऊलर झील होता है। क्या होता है, ऊलर झील। चिल्का झील किस प्रकार की झील है, चिल्का झील जो होती है भैया वो किस प्रकार की झील है, तो चिल्के झील में ना खारे पानी की लेगून पाई जाती है, खारे पानी मतलब पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सा है। तो ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि पूरी तरह, अर्थात भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, कौन सा है, तो आप लोग बताइए। कंचनजंगा हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है, आई होप नंदा देवी, आप कहेंगे बिल्कुल नंदा देवी होगा सर। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि नंदा देवी है और ये भारत में ही स्थित है पूर्ण रूप से भैया भारत में। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, जो पश्चिम घाट होते हैं और पूर्वी घाट होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी में पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अब जो दक्षिण भारत की गंगा है उसे किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, भैया आप लोग जल्दी से बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, कहां पे, नर्मदा नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोग बता दीजिएगा भाई भाखड़ा नांगल जो बांध होता है वो सतलुज नदी के पास स्थित है। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख राज्य कौन सा है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ओडिशा होता है भाई लौह अयस्क का भैया राज्य। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप लोगों को पता होगा असम में भाई बहुत चाय पाए जाते हैं, चाय पाया जाता है असम में। ये क्या हो रहा है यार, भारत में सबसे अधिक मात्राओं में असम में भाई चाय पाए जाते हैं। मानव शरीर में सामान्य रक्त पीएच का लगभग कितना होता है भाई, मानव शरीर में सामान्य रक्त पीएच लगभग कितना होता है, तो भैया आप बताइए। सामान्यतः मानव शरीर के अंतर्गत जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए, 7.4।
7.4। रक्त का में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रूप में, ये याद करके रहिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रूप में। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? अब भाई ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके रूप में भाई होता है? कार्बनिक मोनोऑक्साइड, बताओ, नहीं, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा रूप में परिवर्तित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है, परिवर्तित होता है। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भाई मानव शरीर के अंतर्गत जब अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदे पदार्थ, अर्थात आप पेशाब करते हैं तो वो एक आपके अंदर की अपशिष्ट पदार्थ है। भाई पेशाब भी तो एक गंदा पदार्थ है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो उसको कहां से निकालते हैं, मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या करें, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जैसे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर क्या है भाई, एक प्रकार से आप कहेंगे जो हमारे अंदर का पसीना होता है उसे अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदे पदार्थ ऐसे बोल सकते हो। तो अपशिष्ट पदार्थ पहले तो हम पसीना बोल सकते हैं, ठीक है, पसीना बोल सकते हैं, और दूसरा मूत्र बोल सकते हैं, अर्थात पेशाब को बोल सकते हैं भैया, अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे मूत्र मार्ग से निकलती हैं। और भैया मल मूत्र, उसके साथ हमारे मल भी होते हैं, बहुत सारे कचड़े होते हैं शरीर के अंतर्गत जो निकलते रहते हैं शरीर से। तो भाई इन सब चीजों को भैया जब निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? अब ये बताओ, मूत्र जो है वो कहां पर बनता है? मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है तो बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किडनी, किडनी आपको पता है ना, किडनी में आपका मूत्र का निर्माण होता है। किडनी को वृक्क भी जानते हैं, वृक्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? किडनी को वृक्क के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग जानते रहिएगा, जो आपके शरीर में भैया मूत्र बनता है, जो पेशाब बनती है आपके शरीर के अंदर, वो वृक्क अर्थात गुर्दे के अंदर। पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे। यहाँ पे बोला है ना, मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? मूत्र का निर्माण मुख्यतः गुर्दे अर्थात भाई किडनी में होता है। और कुछ लोग बोल रहे होंगे ना मूत्राशय, मेरे भाई मूत्राशय से आपका मूत्र बाहर आता है, मेरे भाई मूत्र आपका मूत्राशय से बाहर आता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मूत्र का निर्माण आपके क्या होता है भाई? मूत्राशय में होता है। मेरे दोस्त, मूत्र बनता है गुर्दे अर्थात किडनी में, वृक्क में, और निकलता है मूत्राशय, मूत्र मार्ग बोलते हैं उसे, ठीक है। पित्त का संग्रहण किस अंग में होता है? पित्त का संग्रहण भाई पित्ताशय में होता है। पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस अंग में शुरू होता है? जो प्रोटीन होता है उसका पाचन मुख्यतः किस अंग में शुरू होता है? पेट से ही शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। स्टार्च का पाचन शुरुआत किस एंजाइम में होती है? जो स्टार्च का पाचन है, स्टार्च का, वो एमाइलेज अंग से होती है, ठीक है। वसा का पाचन कौन से एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है? वसा का जो पाचन है उसके लिए कौन से एंजाइम जो है प्रमुख भूमिका निभाती है? एमाइलेज। कौन निभाता है प्रमुख भूमिका? एमाइलेज। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। तो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? भाई ग्रेगर मेंडल। किसको कहा जाता है आनुवांशिकी? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिन्होंने मटर वगैरह पे भाई क्या क्या रिसर्च किया था, तो जॉन मेंडल ऐसा बोला जाता है उनको नाम से। तो ये आप लोग याद रहना चाहिए। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बताओ, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी? जी हाँ बिल्कुल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना से होता है? जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भैया संरचना से होते हैं? रंध्र छिद्र से होते हैं। आई होप रंध्र से ही होते हैं, बिल्कुल सर। पौधों में जड़ों की पत्तियां तक जल किस बल की सहायता से पहुंचता है? पौधों में जड़ों की पत्तियां तक जल किस भैया बल की सहायता से पहुंचता है? आप लोग बताइए। घर्षण बल के द्वारा पहुंचेगा? आप ही बताइए, घर्षण बल के द्वारा पहुंचेगी? नहीं यार, पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचेगी? वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पानी बाहर भी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना रंध्र है, ये रंध्र है, तना मत समझिएगा। रंध्र मतलब स्टोमेटा, ठीक, इस पे टिकी है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन रंध्र से होता है, ठीक। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? अच्छा एक बात बताओ, एम्पियर धारा का है, कूलाम किसका होगा? अब ये प्रतिरोध का होता है,
तो विभवांतर का शायद वोल्ट होता है, शायद का विभवांतर वोल्ट होता ही है। तो कूलाम बचा भाई विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो भैया क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर। एक मिनट, हाँ विद्युत मोटर बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जब विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो विद्युत मोटर बोलेंगे। लेकिन जब उसी का ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे थे विद्युत मोटर, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब बदल रहे होते हैं तो जनित्र बोला जाता है, विद्युत जनित्र बोला जाता है। ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? बताइए जल्दी से। ओम का नियम किस संदर्भ को दर्शाता है? तो आपको पता होगा V बराबर आई आर। क्या होता है ओम का नियम? भाई यही बताता था ना, V बराबर आई आर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ओम यहाँ पे कैसे मिलेगा? R बराबर क्या मिलेगा आपको? आप कहेंगे सर R बराबर V बटेगा आई हो जाएगा। तो ओम का नियम तो यही तो कहता है कि R बराबर V बटा आई होना चाहिए। यही फार्मूले से तो आपको R बराबर V बटे आई होगा। ये तो भाई संवेग वाला हो गया, और ये तो भाई आपका फोर्स हो गया, ये तो आपको वर्क बता रहा है, और भाई यही आपका संबंध बता रहा है किसके संबंध को? भाई ओम के नियम के संबंध को। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ। हाँ बिल्कुल, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है यार। ठीक है। निर्वात में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से संभव है? निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से संभव है? विसरण से संभव है? बताओ जल्दी से। कि विकिरण से? भाई देखो, निर्वात में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, वो विकिरण से संबंध होता है, संभव होता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य व्यवस्था का दर्जा कब मिला था? क्या बोल रहा है कि भैया भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? अभी पंचायती की बात 73वें संविधान संशोधन में मैंने बात किया था, बताया था ग्राम प्रधान वगैरह के बारे में। तो 73वां संविधान में होता है भाई भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा। ठीक है। और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? अब भैया यहाँ नगर पालिका की बात हो रही है, आप लोग पंचायती की बात मत कर देना, 73 मत बता देना। नगर पंचायती अलग होता है। तो नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो बता दीजिए जल्दी से। तो भैया नगर का जो हुआ था ना संशोधन, भाई डायरेक्ट उसके एक बाद वाला संशोधन हुआ था, मतलब पंचायती का 73 में, नगर का 74 में। भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और संविधान आए ना, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये बता दीजिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन आप लोगों को याद रहना चाहिए। कह रहा है भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? भाई भारत में जो दल बदल विरोधी होते हैं, आपने सुना होगा दल बदल लिया, ये विरोधी उस टीम में चला गया, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये कानून किस संविधान संशोधन से जुड़ा था? तो आप लोगों को पता रहना चाहिए 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। आई होप आप लोगों को याद होगी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी ये सब बता के आया है, वो 1942 में शुरू हुआ था। और ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? करो या मरो का आंदोलन, भाई बताओ कब ये नारा दिया गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था ना, तो उसके तहत हुआ था क्या? एक नारा लगा था करो या मरो। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? जो दांडी मार्च था वो किस वर्ष शुरू की गई थी, ये बताइए। तो 1930 याद था ना, 1930 दांडी मार्च आप लोगों को स्टार्ट हुआ था 1930 में। कब? 1930, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1930 में आपको क्या हुआ था? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ये सब कॉमन चीजें याद होगा आप लोगों को। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य किस कानून का विरोध करना था? भाई दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य किस कानून का विरोध करना था? भाई किस कानून को विरोध करने के लिए? भाई जो नमक कानून का विरोध कर रहे थे, नमक कानून के लिए दांडी मार्च यात्रा निकली थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में। आई होप याद होगा, 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। और यहाँ पे 1927 माना जाता है, लेकिन आप लोग कह दीजिएगा, देखिए वहां पे 1927 कहा जाता है कि वहां से शुरू हुआ था, भेजने की बात हो रही थी साइमन कमीशन को। लेकिन आया था साइमन कमीशन कब? भाई 1928 में। एक रिपोर्ट भी जारी किया था 1935 में, चेक भी हुआ था वो रिपोर्ट वगैरह, उसमें बारे में नहीं, 1935 में, सॉरी
1930 में और 31-32, हाँ 1930 में इसने एक रिपोर्ट जारी की थी अपनी। मानव शरीर में ना सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताया था मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। ये सब तो कॉमन चीजें है भाई। फिर मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये सब तो मैं शुरू में पढ़ाया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अब ये बता दीजिए, ये तो मैंने नहीं बताया था। स्टपेज होता है, क्या होता है स्टपेज, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है। विटामिन 12 की कमी से मुख्यतः कौन सी रोग हो सकती है, विटामिन 12 की कमी से। भैया आप लोगों को, भैया आप कहीं सर रतौंधी तो ए से होता है और स्कर्वी वी से होता है, बी से होता है। रिकेट्स हमारा डी से, मैंने बताया था ना, रिकेट्स आपको डी से बताया था कि नहीं, हाँ डी से ही बताया था। तो रिकेट्स तो आपको डी से हो जाएगा। तो रक्तपालता क्या होगा भाई, आपको क्या होगा, रक्तपालता जो है विटामिन 12 से, और रिकेट्स शायद हाँ यही। तो विटामिन 12 से क्या होगा भैया आपको रक्तपालता। ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे B12 से हाँ रक्तपालता होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक, याद कर लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है भाई, स्कर्वी होता है। मैंने वी बता दिया था, क्षमा चाहेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम था। ठीक है। उसके बाद ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, माध्यम की आवश्यकता होती है भाई, माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो बताया था। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी बताया था। उसका लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः भैया ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, ये भी बताया था मैंने। और डायग्राम भी बताया था भाई, इस तरीके से लिखा भी था, फिर भी लिख देता हूं भाई। ऑक्सीजन और नमी कहाँ पे, कहीं पे दिया है, ऑक्सीजन और नमी बिल्कुल दिया है। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे 250 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। आई होप टाइम तो लगा है यार, 1 से 1.5 घंटे लगे हैं भाई, 1 घंटा 40 मिनट 35 मिनट लगा हुआ है, तो इतना मैनेज कर सकते हैं आप लोग। और देखिए मैं आप लोगों के लिए भाई वीडियोस मेहनत से बना रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं सर बात इसकी मत करिए, पहले बात ये करिए सर, इसका मतलब वीडियोस मतलब पीडीएफ कहाँ मिलेगा। जी हाँ, पहले मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, पीडीएफ की बात, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं। आपने टेलीग्राम सुना होगा, टेलीग्राम तो सर हमने सुना है, हमने सुना नहीं बल्कि सर चलाया भी है। क्या भैया, टेलीग्राम, यहाँ पे लिख दो ना टेलीग्राम। ओहो, राइटिंग अच्छा जाता है क्या, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम आपने सुना है ना, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। और टेलीग्राम देखिए आपको लिंक दे दूंगा मैं, और कहाँ पे दूंगा, यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भैया लिंक मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। तो उसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगा, और टेलीग्राम लिंक के अंदर भाई आपका क्या रहेगा, पीडीएफ रहेगा। क्या रहेगा, पीडीएफ। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, कह रहे हैं कि सर ये जो घाचा भाची इसमें ये सब कुछ किए हैं, ये सब तो उसमें नहीं रहेगा। नहीं दोस्त, उसमें ये सब घाचा घोची नहीं रहेगा, उसमें आप लोगों को नॉर्मली एकदम सिंपल सा पीडीएफ मिलेगा। और आप लोग, अब एक बच्चा भूल पड़ेगा तब तक उसमें कहेगा सर सिंपल सा पीडीएफ तो मिल जाएगा, ठीक है, उसका ऑप्शंस कहाँ पे मेल करेंगे। अब आपने सिंपल सा पीडीएफ आप वही वाला दे देंगे जिसमें आपने कुछ घाचा घोची नहीं किया है। जी हाँ बिल्कुल वही तो दूंगा। सर ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगे, हाँ इसकी बात कर लेते भाई, ऑप्शंस कहाँ पे होंगे। बहुत अच्छी बात भाई आपने पूछा, ऑप्शंस। तो आपको बता देना चाहता हूं, ऑप्शन जो है इसी में रहेगा। कहाँ पे रहेगा सर, बगल बगल रहेगा क्या, बहुत जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे देख के। नहीं नहीं नहीं, बगल नहीं रहेगा मेरे भाई, बगल आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। देखिए ऑप्शंस जब आपके 250 क्वेश्चन समाप्त होंगे, उसके बाद आप जब ऊपर जाएंगे, देखिए ये सब ऑप्शंस पड़े हुए हैं, ये सब आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो सब कुछ मैच करा लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर मेरे क्लास को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक, क्या होता है भाई, बोला जाता है लाइक बोला जाता है ना, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरी क्लास कैसी लगी। 250 क्वेश्चन का सैलाब आपके समक्ष जो मैं देना चाहता था आया या नहीं। यदि आप लोगों को 250 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मिल चुकी है, और आप लोग अगर हमारे, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अगर आप लोग हमारे भाई क्लास से संतुष्ट है, आप लोगों को संतुष्टि प्रोवाइड हो चुकी है, तो प्लीज क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई क्लास को आप लोगों को करना क्या है, केवल लाइक और सब्सक्राइब मेरे भाई, केवल लाइक। ओहो यहाँ पे 1 मिनट, तो
आई होप, देखिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को 250 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ऐसा लगा है कि भाई 250 क्वेश्चन मेरे को समझ में आया है, जीके और साइंस के, किसके क्वेश्चन है भाई, जीके और साइंस के 250 क्वेश्चन मैंने दिया है। अगर आप लोगों को ये जीके और साइंस के 250 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, काम के लगे होंगे, तो मेरे क्लास को भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे जो मैं इतना बड़ा सा मुख खोला हुआ हूं, इसका एफर्ट दे दीजिएगा भाई, प्लीज थोड़ा सा योगदान दीजिए, अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप लोगों को मैं वचन देता हूं भाई, क्लासेस इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से मिलेगी। मैं आप लोगों को लाइव फॉर्मेट में भी क्लास देता हूं, अपलोड फॉर्मेट में भी क्लास देता हूं, अपना चेहरा ला करके भाई समक्ष खड़े होकर के आप लोगों को भाई लाइव फॉर्मेट में मैथ भी पढ़ाता हूं। क्या मैथ और रीजनिंग, और भाई आप लोगों को ऑप्शन एमसीक्यूज जो है इस फॉर्म में दे रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और 2.5 घंटे का, अगर आप लोग मैथ का भी चाहते हैं ना, तो 2.5 घंटे का मैंने ऑलरेडी मैराथन ले चुका है। वहां पे जाइए, आप लोग मैराथन क्लास को अटेंड कीजिए, आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो बताइएगा जरूर मेरे दोस्तों, प्लीज आप लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है, और मैं आशा करूंगा भाई आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है। इसलिए भाई क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या करना है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने आप लोगों को ग्रुप डी 2026 का 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। तो प्लीज मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को पहले ही बताया है, अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दे रखा है। टेलीग्राम लिंक को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, और इस 250 क्वेश्चन के पीडीएफ को भी प्रोवाइड कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन सहित सब चीजें हैं, आप लोगों को दिख रही होंगी। तो आई होप आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, और सब कुछ मैंने सोल्यूशन दे दिया है। एक बार क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, 1 घंटे 40 या 45 मिनट जितने मिनट का क्लास होगा आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्लासेस लगेगी आप लोगों को, और बहुत मजा भी आएगा। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं भाई आप लोगों को कम समय में अधिक चीजें देने का। तो अगर अच्छी लगेगी भाई तभी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ क्लास को ब्रेक करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अंदाज में। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्लास को सपोर्ट और लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।